नमस्कार, टीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु पांडे। बचपन किसी भी इंसान के जीवन का सबसे हसीन पल है। न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी, बस हर वक्त अपनी मस्तियों में खोए रहना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अपनी जीविका चलाने के लिए काम करे तो वह बाल मजदूरी कहलाता है। गरीबी, लाचारी के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। आज दुनिया में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है और इन बच्चों का समय स्कूलों में कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तनों, झाड़ू पोछे और औजारों के बीच बीतता है। भारत में ये स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश में बाल मजदूरी पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत शुक्ला जी। हेमंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बाल श्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं टीएनपी न्यूज़ के दर्शकों का और टीएनपी न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि समय समय पर इस तरीके के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो टीएनपी न्यूज़ उठाता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि बाल श्रम क्या होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई भी बालक किसी भी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूशन में यदि काम करता है तो उसे बाल श्रम की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये पूर्ण रूप से अवैधानिक है कि 14 वर्ष से कम आयु का यदि कोई भी बालक या बालिका इस तरीके से किसी भी काम के अंदर यदि लिप्त पाया जाता है तो ये कतई जो है वो क्षम्य नहीं है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इनके बाल श्रम के मुख्य कारण क्या क्या हैं? बाल श्रम का मुख्य कारण तो गरीबी होता है। माता पिता अमूमन जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता फाइनेंशियल तौर पर, तो अपने बच्चों से वो इस तरीके से काम में लिप्त करवाते हैं या उनको कारखानों में या फैक्ट्रीज़ के अंदर वो काम करने के लिए लगा देते हैं। तो मूल रूप से जो बाल श्रम है उसका मुख्य कारण गरीबी होता है। साथ ही साथ में जो अशिक्षा होती है, तो अशिक्षा भी एक मूल कारण है कि माता पिता इस चीज़ को ले नहीं पाते हैं और अशिक्षा के अभाव में भी अपने बच्चों को जो है वो बाल श्रम की ओर धकेल देते हैं। बाल श्रम रोकने के लिए क्या क्या कानून हैं? सबसे पहले तो बाल श्रम रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत मॉडिफिकेशन भी किए गए 2016 के अंतर्गत। इसके अलावा आईपीसी के अंदर भी जो व्यापक प्रावधान है कि यदि कोई भी इस तरीके से संलिप्त पाया जाता है, कोई ज़बरदस्ती या प्रेशराइज करके बच्चों को यदि बाल श्रम के अंतर्गत धकेलता है तो ये कानूनी अपराध है। और ये कानूनी अपराध जो होता है कि क्षम्य नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है जी। अच्छा, बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 क्या है? 23 दिसंबर 1986 को सबसे पहले इसके अंतर्गत 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया और उसके बाद में 2016 के अंतर्गत इस अधिनियम को अमेंड किया गया। मूल रूप से जो अमेंडमेंट था उस अमेंडमेंट के अंदर चाइल्ड वर्ड को लेकर अमेंड किया गया। चाइल्ड वर्ड के जगह पर इसको एब्सोलेंस जो शब्द था यानी किशोर शब्द से इसकी व्याख्या की गई। तो 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु का यदि कोई भी बालक होता है तो उसको किशोर की कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही साथ में जो अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ये भी था कि किसी भी तरीके के इनफ्लेमेबल जो इंडस्ट्रीज़ होती है यानी ज्वलनशील पदार्थों की कोई भी कैटेगरी होती है, इसके अलावा हजार्डियस जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जो जिसमें विस्फोटक होता है, बारूद से संबंधी काम होता है या पटाखा फैक्ट्री होती है, बीड़ी निर्माण जो उद्योग होता है, तो इस तरीके के हजार्डियस जो उद्योग होते हैं उसके अंदर भी इनफ्लेमेबल जो उद्योग होते हैं उनके अंतर्गत साथ साथ में ऐसी कोई फैक्ट्री या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो किसी बालक की स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तो इन कैटेगरीज़ के अंतर्गत बाल श्रम करवाना पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। परंतु 2016 का अधिनियम, अब चूंकि हम बात करते हैं बाल श्रम की, तो बाल श्रम के अंतर्गत यदि कोई बच्चा
फिल्म इंडस्ट्री में या किसी एंटरटेनमेंट शो के अंतर्गत, जैसा आजकल अमूमन हमको देखने के लिए आता है कि चिल्ड्रंस के सिंगिंग कंटेस्ट होते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। तो इस तरीके से यदि कोई सिंगिंग कंटेस्ट है, कोई एंटरटेनमेंट शो है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से या कोई टीवी सीरियल से जुड़ा हुआ उद्योग है जो बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता हो, साथ ही साथ में माता पिता की देखरेख में या किसी बड़े की जो गार्जियन होता है उसकी देखरेख में यदि वो कोई काम करता है तो उस काम को मेंटेन किया गया है। ये 2016 का जो अधिनियम है इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। आपको भारत सरकार इन कानूनों पर कितनी कामयाब है? भारत सरकार इन कानूनों पर पूर्ण रूप से कामयाब है। पहले की अपेक्षा आज अगर देखने को यदि आए तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत या बहुत सी फैक्ट्रीज़ के अंतर्गत बाकायदा बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बाल श्रम को हम बढ़ावा नहीं देते हैं और बाल श्रम नहीं करवाया जाता है। और यदि इस तरीके से जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो लेबर ऑफिसर्स होते हैं, वो समय समय पर फैक्ट्रीज़ के अंदर छापामारी भी करते रहते हैं, इंस्पेक्शंस भी करते रहते हैं। तो यदि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी कंपनी के अंदर बाल श्रम करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को अरेस्ट करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और शिक्षा के अनुसार आप क्या समझते हैं कि बाल श्रम किस तरह से रोक लगी है आज? देखिए, अब पहले लोगों में जागरूकता नहीं होती थी, आज वर्तमान में लोगों के अंदर जागरूकता है। भारत सरकार जो है वो समय समय पर इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाती रहती है। साथ साथ में जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशंस, इस तरीके के एनजीओज़ वगैरह जो हैं, ये भी समय समय पर इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो जब जब जागरूकता कार्यक्रम होते रहते हैं तो उन जागरूकता कार्यक्रमों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेरा मानना है कि लोगों में इस बात को लेकर बड़ी अवेयरनेस आई है। तो जहाँ कहीं भी अपने आस पड़ोस में भी कोई लोग इस तरीके की घटनाएं देखते हैं तो वो तुरंत रूप से पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और पुलिस इसके ऊपर जाकर इनिशिएट ले लेती है। बाल श्रम कराने पर सजा क्या है? हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति बाल श्रम करवाता या करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता है, जिसको 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक ही, साथ ही साथ में कारावास की स्थिति भी होती है जो 6 महीने से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक उस कारावास को बढ़ाया जा सकता है। बाल श्रम से जुड़े कानून के दायरे में कई स्थितियों को बाहर भी रखा गया है, वो स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 का जो अधिनियम था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया और उस मॉडिफिकेशन का मेन पर्पस यही था कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, कोई नाटक या कोई एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए इस तरीके के शोज़ होंगे जिसमें बच्चे यदि काम करते हैं बाल कलाकार की हैसियत पर या तौर पर, तो उनको इन जो अधिनियम है इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ में मैं 2-3 कारण और बताता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति, कोई संस्था या कोई फैक्ट्री बाल श्रम करवाती है तो 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर से बाल श्रम करवाया जा सकता है, परंतु उस जो वो बाल श्रमिक होगा वो बाल श्रमिक एक दिन में 4.5 घंटे से ज़्यादा काम आप उससे नहीं करवा सकते। साथ ही साथ में आपको उसे 1 घंटे का निश्चित तौर पर इंटरवल देना होगा। एक दिन में आप उसको एक ही तरीके के उद्योग के अंदर कार्यरत रख सकते हो। ये नहीं कि सपोज कि आपने उसको दूसरे उद्योग में लगा दिया, फिर आपने 4-4.5 घंटे उसको दूसरे उद्योग में लगा दिया, तो आप एक ही तरीके के उद्योग में 4.5 घंटे मैक्सिमम उसकी टाइम पीरियड होती है। और यदि आप छुट्टी वाले दिन किसी बाल श्रमिक से या किसी किशोर श्रमिक से यदि काम करवाते हो तो छुट्टी से 3 दिन पहले या छुट्टी के 3 दिन बाद आपको उसे निश्चित रूप से अवकाश देना ही देना पड़ेगा। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, इन एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हम एक किशोर श्रमिक से काम करवा सकते हैं। भारतीय संविधान में बच्चों से जुड़े प्रावधान क्या हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है वो इसकी व्यापक व्याख्या करता है कि 14 वर्ष से नीचे के किसी भी बालक से, किसी भी बच्चे से या किसी किशोर आप श्रमिक से ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके या अनड्यू प्रोसेस में लेकर उसको आप काम नहीं करवा सकते हो। यदि आप 14 वर्ष से कम आयु के बालक से किसी भी प्रकार का कोई काम करवाते हो तो ये पूर्ण रूप से गैरकानूनी है और संविधान जो है इसकी व्यापक व्याख्या करता है। एक मेरा सवाल है कि बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारी जो कंट्री है ये कंट्री एक ग्रोइंग कंट्री है, एक वृद्धिशील कंट्री है। तो इस कंट्री के अंदर हमारी जो मेजर फोर्स है वो मेजर फोर्स है हमारी युवा वर्ग और युवा पीढ़ी। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर लगभग
60 से 70% युवा वर्ग जो है वो निवास करता है, और इसीलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। तो अगर हम आज की हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को बाल श्रम की ओर धकेल देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, वो आगे चलकर देश को कितना कैपेबिलिटी से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये बड़ा एक हेक्टिक सिचुएशन आ जाती है देश के लिए भी। तो निश्चित रूप से सरकार को, कानून को और व्यक्तिगत तौर पर हम सभी को मिलकर बाल श्रमिक को रोकना चाहिए। बाल श्रम जो है ये एक कुप्रथा है, और बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए, उनको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने देना चाहिए, और उसके लिए हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। शहर में तो चलिए लोग इतने अवेयर हैं सब चीज़ को लेकर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से अपना पाँव फंसा रही है बाल श्रम, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, दोबारा बात वही आ जाती है कि एक तो गरीबी होती है और दूसरी अशिक्षा होती है। ये जो दोनों मूल कारण है, तो इन दोनों मूल कारणों की यदि जड़ पर हम प्रहार करें तो निश्चित तौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाकर, और बहुत से जो NGOs हैं, मैंने बताया था, तो वो NGOs जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कभी भी कहीं भी यदि उनको इस तरीके की शिकायत होती है, या हमें भी आसपास अपने इलाके के अंदर यदि देखने को मिलता है कि किसी फैक्ट्री में बाल श्रमिकों से काम लिया जा रहा है, या उनसे इस तरीके, जैसे मुझे लगता है जैसे शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं बाल श्रम करने पर मजबूर हो गए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, शिक्षा के प्रति सरकार क्या नियम। शिक्षा को लेकर सरकार ने, अब तो भारत सरकार ने शिक्षा को मैंडेटरी कर दिया है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का समुचित अधिकार है। और उसी के मद्देनज़र जो होता है कि हमें भी आसपास में अपने यदि कोई बालक होता है, तो हमें मैं आपको एक पर्सनली ये मेरी राय है, ये व्यक्त करना चाहूँगा कि यदि हमें किसी गरीब बच्चे को देखते हैं जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, तो ऐसे बच्चों को हमें पर्सनली जाकर अडॉप्ट करना चाहिए, बीइंग एज ए मेंटोर। और इसके लिए बहुत से राज्यों के अंदर जो राज्य सरकारें हैं वो प्रयासरत भी हैं। तो हम उन बच्चों को बीइंग एज ए मेंटोर अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी शिक्षा का खर्चा उठा सकते हैं, या हमारे व्यस्त कार्यक्रमों में से या जीवन का व्यस्ततम तरीकों में से हम अपने 2 या 3 घंटे निकालकर यदि ऐसे बच्चे को पढ़ा पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और ये सामाजिक तौर पर भी बहुत अच्छा होगा यदि हम किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत शुक्ला जी, जिन्होंने हमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।